हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा रंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा रंग में, जहां पर हम आज पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन को। इससे पहले हम नाउन के बारे में पढ़ चुके हैं, जो 5 क्लासों में हमने उसको कवर किया, और 6ठी क्लास में हमने नाउन से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं उनको हल किया। आज हम बात करेंगे प्रोनाउन की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन की अगर बात की जाए तो प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो यूज़ किया जाता है नाउन के स्थान पर। नाउन के स्थान पर जिसको यूज़ किया जाता है। नाउन के स्थान पर क्यों यूज़ किया जाता है? नाउन के स्थान पर इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि नाउन का रिपीटेशन रोकना होता है। क्या रोकना होता है? नाउन का रिपीटेशन, यानी नाउन जो बार बार आता है, बार बार नाउन के आने को रोकना। बार बार नाउन के आने को रोकना, इसी का काम होता है प्रोनाउन का। जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम कहें राम फाउंड ए पर्स। राम पिक्ड इट अप, picked it up and gave it to मीरा। मीरा threw it into a रिवर। यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर है राम फाउंड ए पर्स, यानी राम को एक पर्स मिला या राम ने एक पर्स पाया। राम पिक्ड इट अप, राम ने उसको उठा लिया। एंड गिव इट टू मीरा, और उसने इसे मीरा को दे दिया। मीरा थ्रू इट इनटू ए रिवर, मीरा ने इसको एक नदी में फेंक दिया। तो हमने देखा यहाँ पर राम आया हुआ है, यहाँ पर भी राम है, यहाँ पर मीरा आ गया है, यहाँ पर भी मीरा है। तो बार बार नाउन की पुनरावृत्ति ना हो, यानी बार बार नाउन ना आए, इसी को रोकने के लिए जो शब्द यहाँ पर आता है उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पर है राम फाउंड ए पर्स, राम को एक पर्स मिला, अब आगे दोबारा राम आ गया है। तो इसी को रोकने के लिए हम यहाँ पर जिस शब्द का इस्तेमाल करेंगे वो हमारा प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे हमने इसकी जगह पर इस्तेमाल किया ही को, राम फाउंड ए पर्स और ही पिक्ड अप, कि राम को एक पर्स मिला, उसने इसे उठा लिया और इसे मीरा को दे दिया। तो यहाँ पर हमने यहाँ तक देख लिया। फिर आगे है मीरा ने उसको एक नदी में फेंक दिया। तो यहाँ पर पता चल गई हमें बात। अब बात यहाँ पर मीरा की हो रही है, तो यहाँ पर हम मीरा की जगह पर जो इस्तेमाल करेंगे शब्द, हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया शी। मीरा की जगह पर शी आया और राम की जगह पर ही आया, इसी को ही हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन आता कहाँ पर है? प्रोनाउन आता है नाउन के स्थान पर। और आता क्यों है? नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए, यानी बार बार नाउन के आने को रोकने के लिए प्रोनाउन को यूज किया जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं प्रोनाउन के प्रकार की। प्रोनाउन की डेफिनेशन को पहले देख लेते हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो इस्तेमाल किया जाता है इन प्लेस ऑफ ए नाउन, एक संज्ञा के यानी एक नाउन के स्थान पर। आगे प्रो मीन्स, यानी प्रो का जो मतलब होता है वो होता है फॉर यानी के लिए। अब किसके लिए? इट मीन्स, इसका मतलब होता है द वर्ड यूज्ड फॉर नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, यानी जो शब्द नाउन के लिए यूज किया जाता है, नाउन के जगह पर यूज किया जाता है, उसी को ही हम प्रोनाउन कहते हैं। आइए हिंदी में भी इसकी परिभाषा को देख लेते हैं।
परिभाषा है, जो शब्द नाउन की जगह प्रयुक्त होता है उसे प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं ही, शी, इट, दे, इटीसी, यानी इस तरह के वर्ड जितने भी जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हीं को ही प्रोनाउन कहा जाता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। ये क्या होता है? ये इस्तेमाल किया जाता है व्यक्तियों के लिए। व्यक्तियों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये कहलाता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। इसमें होते कौन कौन है? इनमें होता है आई, यू, वी, दे, ही, शी और इट। ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं, जो इस्तेमाल किए जाते हैं व्यक्तियों के लिए। और हमें इनमें वर्ड कौन कौन से होते हैं? आई, यू, वी, दे, ही, शी और इट। ये इसके पर्सनल प्रोनाउन के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं ये वर्ड आई, यू, वी, दे, ही, शी और इट। आगे बात करते हैं हम अगले प्रोनाउन की। नेक्स्ट नंबर पे हमारा प्रोनाउन होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसको हिंदी में कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निज का मतलब क्या होता है? अपना। जो स्वयं के लिए यूज किया जाए, जो अपने लिए यूज किया जाए, उसी को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंत में सेल्फ जुड़ा हुआ होता है। सेल्फ शब्द इसके अंत में जुड़ा हुआ होता है। जैसे हम कहें हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इस तरह से इसमें लास्ट में हर सेल्फ और हिमसेल्फ जुड़ा हुआ होता है। आगे बात करते हैं हम। आगे है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक का मतलब होता है दृढ़तावाचक सर्वनाम, यानी ऐसे सर्वनाम जिसको क्या किया जाए? जोर दे करके बोला जाए, या जिसको जोर दिया जाए, किसी बात पर जोर दिया जाए, तो उसी को हम कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। इसके अंत में भी सेल्फ जुड़ा होता है। इसके अंत में भी सेल्फ जुड़ा होता है। हिम सेल्फ और हर सेल्फ। अभी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं इनके बारे में, सिर्फ जान रहे हैं कि कौन से प्रोनाउन को हम कैसे पहचानेंगे। एक एक के बारे में बाद में हम पूरी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो अभी यही ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन देखने में एक समान होते हैं, लेकिन इसमें किसी बात पर जोर दिया जाता है, किसी बात पर दृढ़ता दिखाई जाती है, तो वो होता है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। और जिसमें कोई जोर नहीं दिया जाता, सामान्यतः बात की जाती है, तो वो होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आगे बात करते हैं हम अगले प्रोनाउन की। आगे होता है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहा जाता है परस्परवाचक सर्वनाम। परस्परवाचक सर्वनाम जो एक दूसरे के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं? इसके उदाहरण होते हैं ईच अदर और वन अनोदर। अभी हमें यही याद रखना है कि इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं। ईच अदर, वन अनोदर, सभी का यूज हम बाद में पढ़ने वाले हैं, एक एक को पूरी डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। तो ये किसके लिए यूज होता है? जो एक दूसरे के लिए यूज किया जाए, तो वो कहलाता है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी परस्परवाचक सर्वनाम। आगे बात करते हैं हम। आगे देखते हैं हमारा आगे प्रोनाउन कौन सा है। आगे है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जो संकेत का कार्य करते हैं वो हमारे कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें होता है हमारा दिस, दैट, दीज और दोज। ये हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल हैं। ये संकेत करने का काम करते हैं। दिस किसके लिए बोला जाता है? जब हमारे पास में कोई एक वस्तु हो। और दैट किस लिए बोला जाता है? जब दूर कोई एक वस्तु हो, उसकी तरफ इशारा किया जाए, तो जब बोला जाएगा दिस पास की एक वस्तु के लिए, दूर की एक वस्तु के लिए दैट। ऐसे ही दीज
पास की अधिक वस्तुओं के लिए, और ऐसे ही दोज दूर की अधिक वस्तुओं के लिए दोज बोला जाता है। आगे बात करते हैं हम अगले प्रोनाउन की। आगे है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन सा होता है? जिससे हमें किसी भी बात का पक्का पता नहीं चलता, यानी पूरी निश्चितता नहीं पता चलती, तो वो कहलाता है हमारा अनिश्चितवाचक सर्वनाम। जैसे हम कहें समवन या somebody, तो ये हमारे समवन यानी कोई, तो ये हमारे किस तरह के प्रोनाउन हैं? ये हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है, यानी इससे किसी का पता नहीं चल रहा। हमने कहा कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो समवन इज़ नॉकिंग डोर, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है, हमें पूरी जानकारी उसके बारे में नहीं है, हम किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पा रहे कि सामने वाला कौन हो सकता है, क्योंकि वो दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? समवन का यूज़ करते हैं, और ये किसको बताते हैं? अनिश्चितता को बताते हैं। ये बताते हैं कि हम अभी किसी के बारे में पक्का नहीं बता सकते, तो ये हमारे कहलाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चितवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट होता है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो प्रश्न पूछने का कार्य करता है वो कहलाता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे व्हाट, वेयर, वाई। यहाँ पर भी ये क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो ये प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, तो वहाँ पर हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। आगे देखते हैं। आगे हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये हमारा विभाजक वाचक होता है, यानी इसमें या तो बात किसी एक की जाएगी या बात सभी की जाती है। यानी जो बांटने का काम करता है, जो विभाजक करने का काम करता है, जो विभाजित करता है, वो हमारा कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे ईदर और नीदर नोर, तो ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रोनाउन की। नेक्स्ट होता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो संबंध बताने का कार्य करता है वो हमारा कहलाता है रिलेटिव प्रोनाउन। जब भी हमारे क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आते हैं तो ये किसी ना किसी एक नाउन का संबंध दूसरे नाउन से बताते हैं, तो वहीं पर हमारा कौन सा प्रोनाउन होता है? रिलेटिव प्रोनाउन वहाँ पर होता है। आगे बात करते हैं हम लास्ट प्रोनाउन। ये होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन यानी विस्मयवाचक सर्वनाम। विस्मयवाचक सर्वनाम का मतलब है कि जहाँ पर किसी चीज़ को देख करके आश्चर्य होता है, शौक होता है, दुख होता है, ऐसी सारी चीज़ों के लिए जो यूज़ किया जाता है वो कहलाता है हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन यानी विस्मयवाचक सर्वनाम। अब हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, पूरी डिटेल के साथ देखते हैं, आगे चलते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम इसको ही पढ़ने वाले हैं। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? यानी पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। वे प्रोनाउन जो वाक्य में किसका बोध कराते हैं? व्यक्ति का बोध कराते हैं, वो हमारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कौन कहलाते हैं? वे प्रोनाउन जो वाक्य में व्यक्ति का बोध कराते हैं पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन मैंने बताया था कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। अभी हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं, सारी चीज़ों को देख लेते हैं, आगे चलते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जो मैंने अभी बताया कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। आगे देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं। पर्सन की बात की जाए, पर्सनल प्रोनाउन में कितने पर्सन होते हैं? 3 पर्सन होते हैं। पहला होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, दूसरा हमारा
सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब इसकी बात की जाए फर्स्ट पर्सन की, तो इसमें हम कह सकते हैं जो बात को कहता हो, जो बात कहता हो, यानी जो बात को कहता हो वो कहलाता है हमारा फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन की बात की जाए तो जो बात को सुनता हो। आगे थर्ड पर्सन की बात करें तो जिसके बारे में बात की जाए, ये होता है हमारा फर्स्ट पर्सन के। अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो फर्स्ट पर्सन के एग्जाम्पल होते हैं आई और वी, यानी बात को कहने वाला या तो एक अकेला व्यक्ति होगा या कई सारे होंगे। तो जहाँ पर अकेला होगा वहाँ पर हम आई का यूज़ करते हैं, और जहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति किसी बात को कह रहे होंगे वहाँ पर वी का यूज़ किया जाता है। बात सुनने वाला क्या कहलाएगा हमारा? यू हमारा सेकंड पर्सन कहलाता है, आई और वी हमारे फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। ऐसी थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन में आ जाते हैं हमारे ही, शी, इट और दे। ये हमारे थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। फर्स्ट पर्सन जो बात को कहता हो, जो बात को बता रहा हो, कह रहा हो, वो हमारा कहलाता है फर्स्ट पर्सन। और जो बात को सुनता हो वो कहलाता है हमारा सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात की जाए वो कहलाता है हमारा थर्ड पर्सन। तो आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई होगी। हमने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन जो बात कहता है, सेकंड पर्सन जो बात को सुनता हो, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है। इसमें हमने ये भी जान लिया, हमें हमेशा याद रखना है कि आई और वी हमेशा फर्स्ट पर्सन होते हैं, सेकंड पर्सन यू होता है और थर्ड पर्सन होते हैं ही, शी, इट और दे। आगे बात करते हैं, देख लेते हैं। देखो फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे, ये हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं कि प्रोनाउन हमारे पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। अगर हम इनकी बात करें तो हमें पढ़ना है नॉमिनेटिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव को भी देख लेते हैं इसी सारणी में, हम पजेसिव प्रोनाउन को भी देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को भी देख लेते हैं। इसी में हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई को अगर हम हिंदी देख लेते हैं पहले इनकी, आई की हिंदी होती है मैं। माई मीन्स होता है मेरा, मेरी या मेरे, वो उसी के हिसाब से हम देख लेते हैं जिस तरह का उसके बाद में आने वाला नाउन होता है। यहाँ पर भी होता है मेरा, और मी हो जाएगा मुझे। आगे देखते हैं, वी मीन्स होता है हम, आवर मीन्स होता है हमारा, आवर्स भी हो जाएगा हमारा, और अस हो जाएगा हमें। यू मीन्स होता है तुम, योर मीन्स होता है तुम्हारा, और योर मीन्स भी हो जाएगा तुम्हारा, और यू मीन्स हो जाएगा तुम्हें। ही मीन्स होता है वह, ये इस्तेमाल किया जाता है पुरुष के लिए। हिज मीन्स होता है उसका, हिज मीन्स होता है उसका, और हिम मीन्स होता है उसे। शी मीन्स होता है वह, ये इस्तेमाल किया जाता है स्त्री के लिए। हर मीन्स होता है उसका, हर्स मीन्स होता है उसका, और हर मीन्स होता है उसे। आगे देखते हैं हम, इट मीन्स होता है यह, इट्स मीन्स हो जाएगा इसका, इट्स मीन्स हो जाएगा इसका, और इट मीन्स हो जाएगा इसे। आगे बात करते हैं हम, दे मीन्स होता है वे, देयर मीन्स होता है उनका,
देयर मीन्स हो जाएगा उनका, और देम मीन्स हो जाएगा उन्हें। तो हमने सबको देख लिया। आई मीन्स होता है मैं, माई मीन्स मेरा, माइन मीन्स मेरा, मी मीन्स मुझे। तो हम बात करें पजेसिव एडजेक्टिव की, तो ये जो होते हैं हमारे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये हमारे कहलाते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। जब हम एडजेक्टिव को पढ़ेंगे वहाँ पर हम इसके बारे में देखेंगे। पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं वो हमारे होते हैं माइन, योर्स, आवर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, यानी जिनके लास्ट में ज़्यादातर एस लगा हुआ होता है वो हमारे कहलाते हैं पजेसिव प्रोनाउन। इनका यूज़ भी हम आगे देखेंगे, कहाँ पर हम पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं और कहाँ पर हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई होगी, ये हमें याद रखना है, क्योंकि आगे हम जब सारी चीज़ों को देखेंगे, जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात होगी, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस सारणी को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे बात करें हम, एक पहला नियम है हमारा, ये कहता है कि सामान्यतः यानी ज़्यादातर सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस का प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में होता है, जबकि ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग वाक्य के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। अभी जैसे हमने पीछे पढ़ा कि हमारे ये वाले कौन से केस कहलाते हैं, वाले हमारे कहलाते हैं नॉमिनेटिव केस। इन्हीं का प्रयोग किस में होता है, सब्जेक्ट के लिए होता है। और ये कहलाते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव केस, इनका प्रयोग होता है वाक्य के ऑब्जेक्ट के लिए। तो इन्हीं चीज़ों को हमें याद रखना है। और आगे यही बताया गया है कि सब्जेक्टिव केस का प्रयोग या नॉमिनेटिव केस का प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में होता है, जबकि ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग वाक्य में किसके रूप में होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे हम कहें, हम लिखेंगे ही गेव मी ए रूपी, उसने मुझे 1 रुपया दिया। अगर हम ही की जगह लिख देते हैं हिम और मी की जगह लिख देते हैं आई, हिम गेव आई ए रूपी, तो हमारा इसमें से ये सेंटेंस हमारा गलत है और ये हमारा सही होगा, क्योंकि हमने बताया कि सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस का प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर ही को यूज़ किया, यहाँ पर हम हिम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे ही यहाँ पर हमने वाक्य के अंत में किसका यूज़ किया, ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ किया। वाक्य के अंत में ऑब्जेक्टिव केस का मी की जगह हम यहाँ पर आई लिखते तो ये हमारा गलत होता। तो इसलिए हमें याद रखना है कि सामान्यतः क्या होता है कि सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस का प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में होता है, जबकि ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। आगे चलते हैं, देख लेते हैं। ये एक लिख भी दिया है यहाँ पर। सबसे पहला आता है सब्जेक्टिव केस, उसके बाद वर्ब और उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस। वर्ब से पहले आने वाला हमारा क्या कहलाता है, वर्ब से पहले जो आता है वो आता है हमारा सब्जेक्टिव केस, और वर्ब के बाद जो आता है वो आता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ये हमें याद रखना है। आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पर है मी टीच्स मोहन, तो ये यहाँ पर गलत है। मी टीच्स मोहन, मी की जगह पर क्या आना चाहिए, या तो मी की जगह पर अगर हमारा आई आ जाता है, आई टीच्स मोहन, मैं मोहन को पढ़ाता हूँ, या ये ऐसे भी सही हो जाएगा कि मोहन टीच्स मी, मोहन मुझे पढ़ाता है। तो हमने बात की थी कि सबसे पहले किसका यूज़ किया जाना चाहिए। सबसे पहले वर्ब से पहले किसका यूज़ होता है, सब्जेक्टिव केस का यूज़ होता है या नॉमिनेटिव केस का यूज़ होता है, और लास्ट में ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होता है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि जब भी लेट या प्रीपोजिशन आता है तो उसके बाद हमेशा सब ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होता है। सब्जेक्टिव केस की या नॉमिनेटिव केस की बात हम यहाँ पर नहीं करते। जैसे पहले देख लेते हैं, इसको याद रखना है कि लेट हो या प्रीपोजिशन कोई भी आए तो उसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे, ना कि सब्जेक्टिव केस का। जैसे इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं, लेट वी गो प्ले। अभी हमने वी पढ़ा था कि वी हमारा कैसा केस होता है, वी हमारा होता है सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव,
और हमने देखा है कि हमारा क्या आया हुआ है, लेट। और जब भी लेट आएगा तो इसके साथ में कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। वी का ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा था, वी का ऑब्जेक्टिव होता है अस। वी का ऑब्जेक्टिव होता है अस। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, लेट के साथ में अस आना चाहिए, ना कि वी। जैसे नीचे लिखा हुआ है कि लेट अस गो प्ले, ये सही है। आगे देखते हैं हम, दिस इनविटेशन इज फॉर यू एंड आई, कि यह निमंत्रण है किसके लिए, फॉर यू आपके लिए, एंड आई और मेरे लिए, यह निमंत्रण आपके और मेरे लिए है। तो हमने देखा यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर आया हुआ है एक प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसको कहते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर जान लेते हैं फिलहाल कि यहाँ पर फॉर एक प्रीपोजिशन है, फॉर एक प्रीपोजिशन है। और इसके बाद जो आने वाला केस होगा वो होना चाहिए कैसा केस, ऑब्जेक्टिव केस, ना कि सब्जेक्टिव। यहाँ पर आया है फॉर यू, ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आया है ये आया है सब्जेक्टिव केस। यहाँ पर आई का सब्जेक्टिव, सॉरी आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी। तो यहाँ पर आई का ऑब्जेक्टिव आना चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव। तो सही कैसे होगा कि दिस इनविटेशन इज फॉर यू एंड मी, यह निमंत्रण या यह बुलावा आपके और मेरे लिए है। तो बात यहाँ तक समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम। आगे है दूसरा नियम, क्या कहता है कि जेरंड, यानी जब भी हम मेन वर्ब के बाद आईएनजी लगा देते हैं तो वो हमारा जेरंड कहलाता है। तो मेन वर्ब के बाद आईएनजी के बाद कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा। कौन से केस का यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस का। जैसे होगा टॉकिंग ही, नहीं होगा टॉकिंग ही, सॉरी हम क्या लिखेंगे इसकी जगह, टॉकिंग हिम। हमने पढ़ा कि जब भी हमारा जेरंड आएगा यानी मेन वर्ब के साथ में आईएनजी लगी होगी तो उसके बाद जो आने वाला केस होगा वो होगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस। जैसे नीचे में है ये सही है, ऊपर हमारा सब्जेक्टिव केस आया तो यहाँ पर हमारा गलत है। इसका एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। जैसे ये है, मीटिंग ही वाज नॉट प्लीजेंट, यानी उससे मिलना या उससे मिलने की जो मीटिंग की गई थी वो सुखदायक नहीं थी, यानी उससे मिलना सुखदायक नहीं था। तो नीचे हमने देखा, नीचे लिखा हुआ है हिम और ऊपर लिखा हुआ है ही। तो ही हमारा कौन सा केस होता है, ये होता है हमारा सब्जेक्टिव केस। और ये नहीं आना चाहिए क्योंकि ऊपर के नियम में लिखा हुआ है कि जेरंड हो यानी मेन वर्ब के साथ में आईएनजी लगी हो, उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ना कि सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर है मीटिंग हिम वाज नॉट प्लीजेंट, यानी उससे मिलना सुखदायक नहीं था। तो हमारा क्या आना चाहिए, हिम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, हिम आना चाहिए, ही नहीं आना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम। यहाँ पर है कि इन्फिनेटिव आए, यानी टू के साथ में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है तो वहाँ उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। इन्फिनेटिव के पहले और बाद में ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। जब भी इन्फिनेटिव आएगा तो उसके पहले और बाद में ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। जैसे ये है, आई रिक्वेस्टेड दे टू प्ले क्रिकेट। यहाँ पर है हमारा इन्फिनेटिव है हमारा ये टू प्ले, क्योंकि हमने टू के साथ में देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वही हमारा इन्फिनेटिव कहलाता है। तो अब इसके पहले क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। इससे पहले कौन सा केस आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव। और यहाँ पर है कौन सा केस, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव दे लिखा हुआ है और दे का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, दे का ऑब्जेक्टिव होगा देम। तो यहाँ पर दे नहीं देम आना चाहिए। तो जैसे नीचे है कि आई रिक्वेस्टेड देम टू प्ले क्रिकेट, मैंने उनसे क्रिकेट खेलने के लिए प्रार्थना की, मैंने उनसे क्रिकेट खेलने के लिए प्रार्थना की। तो ये हमारा सही होगा, ना कि ऊपर वाला, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि इन्फिनेटिव आएगा तो उसके बाद पहले और बाद में ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा, ना कि सब्जेक्टिव केस का। आगे चलते हैं, आगे हमारा नियम कहता है कि जब भी एज और देन आएंगे तो उसके बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होगा। कौन सा केस आएगा, नॉमिनेटिव केस, यानी किस में से आएगा, या तो आई, या तो वी, या तो यू, या दे, या ही, शी, इनमें से कोई ना कोई आएगा। समझ में आई बात, इनमें से कोई ना कोई आएगा।
यानी आई, वी, यू और दे या ही या शी इनमें से आएगा, क्योंकि ये सारे केस हमारे नॉमिनेटिव केस कहलाते हैं। इनके साथ में अगर कहीं भी और कोई केस लगा हुआ होगा तो वो हमारा गलत होगा। इसके एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल है राम इज एज फास्ट एज मी। अब यहाँ पर हमने देखा क्या है, एज आया हुआ है और एज के बाद जो आएगा वो आएगा हमारा नॉमिनेटिव केस। मी का नॉमिनेटिव क्या होता है, आई, तो यहाँ पर आना चाहिए आई। यहाँ पर आया राम इज एज फास्ट एज आई, यानी राम मेरी ही तरह क्या है, तेज है। आगे आई एम बेटर देन हिम, मैं उससे अच्छा हूँ। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि यहाँ पर आया देन और देन के साथ आया है हमारा ऑब्जेक्टिव केस यानी हिम, और आना क्या चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए सब्जेक्टिव केस। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम का सब्जेक्टिव केस होता है ही। तो यहाँ तक बात समझ में आई होगी। आज हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा, प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो प्रोनाउन के बारे में हमने पढ़ा, प्रोनाउन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आगे बात करें हम तो क्या होता है कि, लेकिन बात यह है कि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना कराई जाती है तो एज और देन के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। यहाँ पर ये नोट में लिखा हुआ है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना कराई जाएगी तो एज या देन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा। एज इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है आई लव यू एज मच एज ही, तो यहाँ पर ही नहीं होगा, ही के ऑब्जेक्टिव केस यानी हिम का यूज यहाँ पर किया जाएगा। जैसे नीचे सेंटेंस में दिया हुआ है कि आई लव यू एज मच एज हिम, तो यहाँ पर क्या है, ये हिम सही है और यहाँ पर जो ही है ये गलत है, क्योंकि ये ही होता है हमारा नॉमिनेटिव केस और हिम होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। और यहाँ पर है कि जब भी तुलना कराई जा रही है तो वहाँ पर एज हो या देन हो तो उसके बाद में जो केस होता है वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं हम, आगे देखते हैं कि जब भी हमारा वन प्रोनाउन आता है तो वन के साथ हमेशा वंस आना चाहिए, ना कि हिज, हर, देयर, इनमें से कुछ नहीं आना चाहिए। तो जैसे हमारा है वन शुड डू हिज ड्यूटी, यहाँ पर वन के साथ में क्या आना चाहिए, वन का पजेसिव आना चाहिए, ना कि ही का। ये ही का पजेसिव है। आगे हम देखेंगे वन शुड डू वंस ड्यूटी, ये सही है, वन का पजेसिव वंस होगा। आगे देखते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग नाउन की तरह हो तो उसके पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, ना कि पजेसिव प्रोनाउन का। हमने पढ़ा था पजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जैसे होता है माई, योर, हिज, हर, ये हमारे कहलाते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। और पजेसिव प्रोनाउन कौन से होंगे, पजेसिव प्रोनाउन हमारे होते हैं जैसे माइन, योर्स, हर्ष आदि। यानी हम यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे, यूज करेंगे पजेसिव एडजेक्टिव का। जैसे हमने देखा ही वॉज एस्टोनिश्ड एट मी डूइंग दिस वर्क, ही वॉज एस्टोनिश्ड एट मी डूइंग दिस वर्क, तो यहाँ पर केस कौन सा है, यहाँ पर आया है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस है हमारा मी, ये हमारा कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन हमारा सही क्या होना चाहिए, यहाँ पर कौन सा आएगा, पजेसिव प्रोनाउन आएगा, पजेसिव प्रोनाउन आएगा। अगर यहाँ पर माइन होता तो भी हमारा क्या होता, गलत होता, क्योंकि ये पजेसिव प्रोनाउन होता है। यहाँ पर आना क्या चाहिए, पजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए। जो मैंने बताया पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं हमारे, जैसे माई, योर, हिज, हर आदि। आगे देखते हैं हम कि वन ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब तथा सिंगुलर प्रोनाउन हिज, हर का प्रयोग होता है, ना कि देयर का। वन ऑफ जब भी आएगा तो उसके बाद आने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी, और उसके बाद आने वाला प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। हिज या हर आएगा, देयर यहाँ पर नहीं आएगा। देख लेते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ पास्ड देयर एग्जामिनेशन। वन ऑफ माई फ्रेंड्स यानी मेरे दोस्तों में से एक, मेरे दोस्तों में से कोई एक, हैज़ पास्ड पास कर चुका है, देयर एग्जामिनेशन अपनी परीक्षा। तो यहाँ पर देयर नहीं आएगा, यहाँ पर बात वन ऑफ की हो रही है। वन ऑफ जब भी आता है तो उसके बाद आने वाली वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। अगर यहाँ पर हैव लिख देते तो ये भी गलत होता, क्योंकि यहाँ पर वर्ब भी कैसे आने चाहिए, सिंगुलर आने चाहिए।
और उसके बाद जो पजेसिव हमारा दिखाएगा वो भी हमारा सिंगुलर दिखाना चाहिए। पर यहाँ पर नाउन प्रोनाउन भी सिंगुलर आना चाहिए। यहाँ पर है वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ पास्ड हिज एग्जामिनेशन। देयर की जगह क्या आना चाहिए, हिज एग्जामिनेशन, यानी मेरे दोस्तों में से एक क्या कर चुका है, अपनी परीक्षा को पास कर चुका है। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर है कि ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस की बात की जा रही है कि यदि तीनों पर्सन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के प्रोनाउन एक साथ आए और उनका उद्देश्य अच्छा हो तो उनका जो क्रम होता है वो होता है, सबसे पहले हमारा प्रोनाउन आता है सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड, फिर उसके बाद फर्स्ट। जैसे अगर हम देखें एक एग्जांपल, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सेकंड के बारे में हमने पढ़ा था, सेकंड होता है हमारा यू, फिर उसके बाद आएगा ही एंड आई आर पार्टनर्स। हमने देखा सबसे पहले कौन सा प्रोनाउन आएगा, सेकंड, उसके बाद आएगा थर्ड और उसके बाद आएगा हमारा फर्स्ट। तीनों पर्सन में सबसे पहले कौन आएगा, सेकंड पर्सन, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन, फिर उसके बाद आएगा फर्स्ट पर्सन। तो जैसे हमने देखा यू, ही एंड आई आर पार्टनर्स, यानी तुम, वह और मैं कौन है, पार्टनर्स हैं यानी साझेदार हैं। तुम, वह और मैं साझेदार हैं। अब बात करते हैं आगे अगले नियम की। अगला नियम हमारा क्या कहता है, अगला नियम कहता है कि जब वाक्य से दोष की बात की जाए, भूल की बात की जाए या कोई पाप की बात की जाए तो यहाँ पर क्या होता है, उसका क्रम फिर क्या हो जाता है, सबसे पहले आएगा फर्स्ट पर्सन, फिर आएगा सेकंड पर्सन और फिर आएगा थर्ड पर्सन। जैसे इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं हम। जैसे ये है आई एंड यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, यानी सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा फर्स्ट पर्सन, फिर उसके बाद आएगा हमारा सेकंड पर्सन, अगर थर्ड पर्सन की बात की जाएगी तो वो सबसे बाद में आएगा। तो हमने कहा कि आई एंड यू यानी मैं और तुम, आर मीन्स है रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, फॉर दिस लॉस, इस नुकसान के, यानी मैं और तुम इस नुकसान के जिम्मेदार हैं। जब भी बात यहाँ पर किसकी की जा रही है, किसी भी दोष की बात की जाए, भूल की बात की जाए, कोई पाप की बात की जाए, तो इनको हम स्वीकार कर रहे हो तो वहाँ पर उसका क्रम, प्रोनाउन के पर्सन का क्रम क्या हो जाता है, सबसे पहले फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा। और अगर उद्देश्य अच्छा होगा उनका तो सबसे पहले सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा। ये बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम कि यदि कई पर्सन एक साथ आए और उनमें फर्स्ट पर्सन भी मौजूद हो तो उनका अधिकार दर्शाने के लिए हम आवर, अस या आवर सेल्वेज का प्रयोग करते हैं, ना कि योर, हिज और माई का। जैसे इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या है कि यू एंड आई हैव डन योर या माई वर्क, तो ये हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि हमने देखा कि जब वहाँ पर फर्स्ट पर्सन भी मौजूद होगा उसमें, तो हमने देखा फर्स्ट पर्सन यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, या तो आवर आना चाहिए या अस आना चाहिए, आवर सेल्वेज आना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यू एंड आई की बात की जा रही है, तो हमारा यहाँ पर सही जो आएगा वो आएगा हमारा आवर, ना कि योर भी गलत है और माई भी गलत है। तो सही क्या आएगा, आवर। जैसे ये है यू एंड आई हैव डन आवर वर्क, यानी तुम और मैं किसका काम कर चुके हैं, अपना या हमारा काम कर चुके हैं। आगे चलते हैं, अगले नियम को देखते हैं। अगला नियम हमारा क्या कहता है कि यदि वाक्य में फर्स्ट पर्सन ना हो, केवल सेकंड और थर्ड पर्सन ही हो, तो तब वहाँ पर योर या योर सेल्वेज का प्रयोग किया जाएगा। जैसे इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में है कि यू एंड ही आर डूइंग आवर या हिज वर्क, यहाँ पर लिखा आवर या हिज वर्क। तो यू यानी तुम, एंड ही और वह, आर मीन्स है डूइंग कर रहे, आवर हमारा, या हिज वर्क अपना कार्य। यहाँ पर हो जाएगा तुम और मैं, तुम और वह हमारा कार्य कर रहे हैं। तो ये वैसे ही गलत हो रहा है,
यहाँ पर आवर नहीं आएगा, ना ही हिज आएगा, यहाँ पर आएगा योर, यानी तुम और वह कर रहे हैं अपना कार्य या तुम्हारा कार्य, तुम और वह तुम्हारा कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, योर आएगा, योर सही होगा। और यहाँ पर जो ये है आवर या हिज, ये यहाँ पर गलत होगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम कि जब भी नेचुरल यानी प्राकृतिक घटनाएं होंगी, जैसे कि सीजन, वेदर या टाइम की बात की जाएगी, दिन की बात की जाएगी, वर्ष को बतलाया जाएगा, तो इन सारी चीज़ों के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे इट इज़ समर, इट इज़ 6 o'clock, इट वाज 1997, इट वाज रेनिंग येस्टरडे। तो इन सारी चीज़ों में इट का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करें हम कि जब भी कोई निर्जीव वस्तु होगी या छोटे छोटे जानवर हों, कीड़े मकोड़े हों, तो उनके लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज़ अ डॉग, यह एक कुत्ता है, इट इज़ अ टेबल, इट इज़ एन एंट। तो यहाँ पर जब भी छोटे कीड़े मकोड़ों की बात की जाएगी, छोटे जानवरों की बात की जाएगी या निर्जीव वस्तुओं की बात की जाएगी, तो वहाँ पर हम इट का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं कि छोटे बच्चे जैसे जिनके लिंग की हमें जानकारी ना हो, हम कह नहीं सकते कि ये मेल है या फीमेल है, तो उनके लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे द चाइल्ड इज़ प्लेइंग विद इट्स टॉय, तो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है किसका, इट्स का, क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। एक छोटा बच्चा है, वो खेल रहा है अपने खिलौने से, तो हम यहाँ पर इट के इस्तेमाल कर देते हैं क्योंकि उसके लिंग की जानकारी हमें नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ पर हमारा ये आज की क्लास ख़त्म होती है। आज हमने क्या क्या पढ़ा उसको देख लेते हैं।